नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ हक अधिकारों की रक्षा के लिए बीटीटीएस हमेशा तैयार। बीटीपी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र कटारा ने 7 जुलाई को बाड़मेर के सेडवा ब्लॉक के भीलो का तला गांव में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बीटीटीएस भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना द्वारा आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। बीटीटीएस भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना एवं आदिवासी समाज के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बाड़मेर जिले के सेडवा ब्लॉक के भीलो का तला गांव में भव्य रैली, सभा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय ट्राइबल पार्टी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री देवेंद्र कटारा थे। श्री देवेंद्र कटारा ने अपने संबोधन में आदिवासी दिवस के महत्व की जानकारी दी। श्री देवेंद्र कटारा ने कहा कि भीलो के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो। देवेंद्र कटारा ने डीलिस्टिंग का विरोध करते हुए कहा कि डीलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों का आरक्षण एवं 5वीं व 6ठी अनुसूची को खत्म किया जा रहा है। भीलो का तला में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के इस कार्यक्रम में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे स्थानीय सरपंच साहब, हमारे बीच इस पंचायत समिति के प्रधान जी भाई रमेश जी, आयोजक टीम पूरी सबके नाम मैं नहीं जानता, माननीय सीआई साहब, माननीय मुक्ताराम जी, प्रधान साहब जी और बीटीटीएस के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई नक्शा जी, आमोलक जी, हमारे बीच स्थानीय पंचायत समिति सदस्य, तमाम बुजुर्ग, युवाओं, हमारे साथ आए पत्रकार जी और बीएल छानवाल जी जो हमारे उदयपुर लोकसभा सीट के हमारे प्रत्याशी रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज की तरफ से और सामने माता और बहनें बैठी है, युवा बैठे हैं, उन सब का इस आयोजन पे डूंगरपुर की जनता की ओर से, डूंगरपुर के भीलो की ओर से आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने यहां पर हमें आपके बीच में बुलाया। मैं उन तमाम हमारे साथी हैं जो खड़े हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अगर थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि हम सब यहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन ये विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और साथ साथ में हम आदिवासियों के इकट्ठा होने की कोई जरूरत पड़ी, इसका इतिहास हम बताने जा रहे हैं और वो मैं सबूत क्या आपको बताएंगे कि ये क्यों जरूरी रहा। आप कहीं भी किसी के साथ तर्क वितर्क करेंगे, आप कहीं भी किसी से बात करेंगे तो मैं समझता हूं आपके उपयोगी होगा। कुछ लोग आपको पता होगा आजकल राष्ट्रवादी कौन सवाल खड़ा करते हैं। अगर इस धरती से कोई प्रेम करने वाला है, अगर इस धरती का कोई सम्मान करने वाला है, वो है आदिवासी। और नकली राष्ट्रवादी वो है जो इस धरती को खोखला कर रहे हैं, मानने के जरिए, दूसरों के जरिए, तीसों के जरिए जल जंगल जमीन को उजाड़ करके हमारे अस्तित्व को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। वो कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। आपको ध्यान होगा जब हम इस धरती से प्रेम करते हैं, इस धरती पर उत्पन्न होने वाला पेड़, जल जंगल जमीन का हम सम्मान करते हैं। और सम्मान किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए। आज अगर विश्व में दुनिया भर की अगर बीमारियां फैल रही है, आज विश्व में जो महामारियां फैल रही है, वो सारा का सारा और नकली पूंजीपतियों का, वो नकली राष्ट्रवादियों
आपको मालूम होगा आज की तारीख में हमारा जो आदिवासी समाज है, उस समाज को एक करने के लिए, उस समाज को संगठित करने के लिए यूएनओ को चिंता करनी पड़ी। आजादी के पहले इस देश पे हमारे पर जो कानून चलता था, हम पर जिस नियमों से शासन होता था, हम पर एक क्रूरता के जरिए जो शासन किया जाता था, वो था ये मनुस्मृति। आपने देखा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, मनुस्मृति कभी पढ़ी है? आप में से किसी ने पढ़ी है मनुस्मृति? मनुस्मृति वो है जिसमें इंसान के साथ भयंकर भेदभाव किया है। एक दोहा में सुनाता हूं, डोर पशु शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी हैं। ये कानून बनाया था महर्षि मनु ने, यानी कि जो शूद्र है, जो महिला है, जो पशु है, इनको जितना पीटोगे, जितना दबाओगे, इतने सीधे चलेंगे। ये कौन कहता है? ये मनुस्मृति कहती है। और 1860 तक इस मनुस्मृति का कानून चला। इसमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ढंग से आपको खाने का अधिकार नहीं था, ढंग से आपको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, इस आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये जितनी भी जमीन थी, वो जमीन आपकी नहीं थी। यहां आपको गुलामी करनी होती थी। इन सारे से निजात पाने के लिए अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले ने आपका एक भारतीय दंड संहिता के नाम से एक ग्रंथ तैयार किया, और इस ग्रंथ के पहले किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी उच्च जाति के लोगों को कोई कभी फांसी नहीं होती थी। अगर कोई चोरी करता है, अगर ब्राह्मण चोरी करता है, उसको माफ कर दिया जाता था। कोई नष्ट करता है, कोई न करता है, उसकी सजा का कम प्रावधान था। लेकिन कोई आदिवासी या कोई भील ये कोई चोरी करता था, उसको कठोर दंड दिया जाता था। आपको न्यायालय में जैसे कहते हैं ना, किताब के हाथ पर रख करके कसम खाते हैं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, उस टाइम आदिवासी कोर्ट में जाता था और उसको 7 अंगुल का लोहा तपा करके हाथ में पकड़ाया जाता था। कहा जाता था बल कि सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। यह व्यवस्था हमारे साथ थी। इस व्यवस्था को भारतीय दंड संहिता ने खत्म किया। तब भी हमारे समाज में ऐसे समाज के कुछ ठेकेदार लोग, दूसरे समाजों के ताकतवर लोग, वो हमको अपनी ताकतों का हवाला दे करके हमको डराते थे, धमकाते थे, और आपको मंदिर, मस्जिद या गिरजे में या जहां पे धार्मिक स्थल है वहां पर आपको प्रवेश आपका निषेध है, क्योंकि आप अपवित्र लोग हैं। ऐसे अत्याचारी कानून जो आपके बीच में थे, उन कानूनों को खत्म करने का काम भारत के संविधान ने किया। भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, यह भारत का संविधान है। इसमें इस देश में शासन कैसा होगा, इस देश के नागरिकों का साथ व्यवहार क्या होगा, इस देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी के अधिकार क्या होंगे, आरक्षण क्या होगा, आपको बोलने का अधिकार होगा या नहीं होगा, संपत्ति रखने का अधिकार होगा या नहीं होगा, ये सारा आपका इस देश की जनता का जीवन नियमित करने के लिए अधिनियमित किया था 1950। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद में आपको जो अधिकार दिए गए, लेकिन वो अधिकार भी आज भी कागजों में चल रहे हैं। आपका आरक्षण था, आरक्षण 1950 में आपको जनसंख्या के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है, उन सबको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया।
और यहाँ पर आपकी जितनी भी जनसंख्या होगी इसके अनुपात में आपके सरपंच होंगे, पंचायत समिति सदस्य होंगे, प्रधान होंगे, प्रमुख होंगे, आपके विधायक होंगे, सांसद होंगे। इस तरह का कानून बनाया। लेकिन आपने देखा होगा कि आप आजाद भारत में भी केवल लोकसभा और विधानसभा में आपका जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तो हुआ, लेकिन जहां आरक्षण की जरूरत थी वहां पर आरक्षण नहीं ला। आरक्षण जहां पर बहु जातियां है वहां आरक्षण उसको जरूरत नहीं होती है। आरक्षण की जरूरत होती है जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जहां पर आदिवासी अल्पसंख्यक रहता है उनको आरक्षण की जरूरत होती है। आज तक नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि आजादी के पहले आदिवासियों के साथ क्या सलूक होता था, यह अगर आप सुनोगे आपको आश्चर्य होगा। वो कानून था जयराम पेशा कानून। ये जयराम पेशा कानून आपको 1871 से लेकर के 1952 तक आपको अगर कोई मां के पेट में बच्चा भी पल रहा है, पैदा होने का अगर 1 घंटा हुआ है या 2 घंटे हुए हैं, उसको जन्म से अपराधी घोषित किया था। मां के पेट में है तो भी वो अपराधी है, मां के पेट से बाहर निकला है तो भी वो अपराधी है। ऐसा जघन्य कानून जनजाति अपराधी अधिनियम के नाम से उसको यहां की भाषा में हम जयराम पेशा कानून कहते हैं। आप अगर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, आपके पैरों के और हाथों के निशान देकर के बिना उस गांव के जो हमारा मुखिया होता था या पुलिस का अधिकृत आदमी होता था उसके परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते थे। ऐसे दमन, ऐसे जख्म देने वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। आज भी हमारा आदिवासी समाज है वो इन जख्मों को झेल रहा है। आप कोई अपराध नहीं करोगे, लेकिन आपका क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति आपको मर्जी है। कल परसों हमने एक वीडियो देखा, बच्चा खेत से सब्जी लेकर के जा रहा है, उस बच्चे को जबरदस्ती कहा कि तेरे हिरण को मारने के लिए तू दौड़ा रहा। इतना झूठ है। जंगल के आसपास के लोग जो रहते हैं, अगर वहां का सरकारी कर्मचारी है, फॉरेस्टर है, उसको अगर महीने का हफ्ता नहीं दिया तो उसके खिलाफ में झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, मकान को ढा दिया जाता है, मकानों को गिरा दिया जाता है और कहा जाता है अगर विरोध करता है तो राजकार्य में बाधा कर दी, इसलिए इसको जेल में डाल दो। अभी उदयपुर में 5 लोग इस बात में भी जेल में। कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासियों पर कोई कानून लागू नहीं होता। मैं कहता हूं आदिवासियों पर कानून लागू होता, ये भ्रामक जानकारियां हमको दे रहे हैं। भारत का संविधान आप पर भी लागू है, मेरे पर भी लागू है। संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा है, क्या कहा? जिस चीज का कोई कानून नहीं बना हो वहां पर आदिवासियों की रूढ़ी और परंपरा काम में आएगी और इसी के आधार पर न्याय होगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम न तो भारत के संविधान को पढ़ते हैं, न ही हम देश के कानून को समझते हैं और उसका दुरुपयोग हमारे साथ हो रहा है। आप जरूर इस बात की है कि इस क्षेत्र में नामी गिने चुने व्यक्ति जो सरकारी नौकर है, ये जरूर इस बात की है कि जब आपका संविधान में आरक्षण दे रखा था नौकरियों में, भर्तियों में, कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, लेकिन आजाद भारत के बाद में भी 20 साल बाद आपको 7 अप्रैल 1970 को आपको आरक्षण मिला। वो भी कितना मिला? 9%। 7% फोर्स में, पुलिस सेवाओं में और 9% आपका सिविल सेवाओं में। पहली बार राजस्थान में 20 साल बाद, चाहे कोई भी सरकार रही हो, राजस्थान के आदिवासियों, भीलों, एससी, एससी माइनॉरिटी को अगर कोई आरक्षण मिला है, ओबीसी को, 20 साल बाद, आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद। 1972 में आपको प्रमोशन में आरक्षण मिला, कितना? एसटी को 5% और ओबीसी एससी को 10% मिला था। और 1975 में 25 साल बाद एससी समाज का आरक्षण जो 17% था उसको घटा करके 16% कर दिया गया। यही नहीं,
टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों को 45 साल आजाद भारत में 45 साल बाद 45% आरक्षण मिला। यानी कि 45 साल के बाद में आरक्षण का लाभ आपको मिला, तो देश की जनता के साथ में आपको मुकाबला करने के लिए आपको पीछे इन सरकारों ने छोड़ दिया 45 साल दूसरे समाजों से। ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था उसको खत्म करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को जागृत करने के लिए, आदिवासियों को कानून का, आदिवासियों को अपने जो रीति रिवाज परंपराएं क्या है इसको सुरक्षित रखने का, आपको एक सुरक्षित कैटेगरी घोषित किया हुआ है, उस सुरक्षित कैटेगरी का सम्मान हो, उसका हक अधिकार सुरक्षित हो, इस बात के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा अभी जो सरकारें, माफ करना क्योंकि सरकारों ने हमारे साथ क्या किया है, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इनके कर्मों का, इनके कृत्यों का विरोधी हूं। आपको ध्यान होगा सत्ता पाने के लिए सरकारें, पार्टियां क्या घोषणा करती हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि ये महंगाई बढ़ रही है और ये सरकार, कांग्रेस सरकार फेल है, ये कहते थे, और खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हाल है आपके। पेट्रोल आपका 100 रुपये पार हो गया, लेकिन एक भी बंदा पेट्रोल के खिलाफ में बोलने के लिए तैयार, महंगाई के खिलाफ में बोलने के लिए तैयार नहीं। आपका दैनिक का राशन महंगा हो गया, उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं तैयार नहीं। अगर बोलोगे तो आपके बोलने का अधिकार होते हुए भी आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, आपको मालूम होगा हमको सपने दिखाए थे 15 लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे। आज का पढ़ा लिखा बेरोजगार ये खड़ा है, इनको नौकरी तो दूर की बात, आज राजस्थान में अगर कोई परीक्षा देता है तो पेपर 5-5, 10-10 लाख रुपए बिक जाते हैं। क्या बेरोजगार हमारा आदिवासी भाई 5 लाख में पेपर खरीद पाएगा? क्या 10 लाख में पेपर खरीद पाएगा? जब हमारा आदिवासी भाई जब है वो पेपर खरीदेगा नहीं, खरीद सकता नहीं है, तो नौकरी पे लगने वाला नहीं है। कितनी कार्रवाइयां की, और जो पेपर लीक करने वाला लोग हैं या उनके कोई रिश्तेदार है उनके खिलाफ में कितनी कार्रवाइयां की, आज को कोई हिसाब नहीं है। यह आदिवासी को बेवकूफ बनाने वाली व्यवस्था है और आपको जागृत होना पड़ेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो। अभी शिक्षा नीति में आपने देखा होगा एक ही संस्थान के 250 लोग IAS बन जाते हैं और आप जैसे पढ़ने वाले, आप कोचिंग कर करके थक गया, आपका चयन कभी नहीं होता। ऐसी व्यवस्था जो आपको पीछे धकेलने का काम कर रही है, इसका आपको संगठित होकर के मुकाबला करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप जानते हैं कभी माता जी आप कभी टैक्स देते हैं? आप कभी टैक्स देते हैं? आप देते हैं टैक्स? कौन नहीं देता है? इस पर टैक्स देना, हाथ खड़ा करना। आप सभी टैक्स देते हैं, बिस्किट भी खरीदते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। आजाद भारत में आपने प्रॉपर्टियां बनाई, आपके टैक्स से रेलवे बना, आपके टैक्स से एरोप्लेन बना, आपके टैक्स से सड़कें बनी, आपके टैक्स से कल कारखाने बने, आपके टैक्स से बैंकें चली, आपके टैक्स से LIC, आपके टैक्स से सारी केमिकल फैक्ट्रियां जो भी अर्थ मूवर जैसी करीब 70-80 प्रकार की कंपनियां आपके टैक्स से बनी। नतीजा क्या हुआ? आपके टैक्स से संपत्ति बनी है, उस संपत्ति को आज बेचने का काम किया जा रहा है। सरकारी संस्थान बिक रहे हैं और आप नौकरियों की मांग कर रहे हैं। जब संस्थान ही नहीं बचेगा तो आप नौकरी कहां करोगे? आज चिंता का विषय यह है कि जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, और वो कौन बेच सकता है? अगर हमारे परिवार का कोई मुखिया है वो जमीन बेचे है, तो इसका मतलब हमारा देश का हमारा परिवार का मुखिया दिवालिया हो चुका है, तभी तो बेचेगा ना। आज अगर मैं मुखिया हूं किसी परिवार का, मेरे परिवार में 5 बेटे बेटियां हो सकती है और मेरे पास जमीन है, मैं कब बेचूंगा? जब मेरे पास पैसा नहीं होगा। देश का मुखिया देश की संपत्ति बेच रहा है और देश की जनता सड़कों पर रो रही है। उसके पास न तो कोई धंधा है, न नौकरी है, न कोई सम्मान है, और उल्टा और कई सारी घटनाएं होती है। आपने देखा होगा आपके साथ में किस तरह से व्यवहार होता है। एक नीमच का कन्हैया जो भील था,
उसको घसीट करके मार दिया गया। ना कोई मुआवजा मिला और ना कोई नौकरी मिली, ना कोई सम्मान मिला, ना कोई ढंग से जांच हुई। और एक उदयपुर का कन्हैया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा की थी, नूपुर शर्मा ने एक किसी धर्म विशेष पे बोला और ये मॉब चला और इस मॉब में आपस में चाकू छुरों में मारे गए। उस कन्हैया को 50 लाख रुपया सरकार दे रही है, 2 बेटों को नौकरी दे रही है और 1 करोड़ रुपया चंदे में मिलता है, क्योंकि वो आदिवासी नहीं था। वो आदिवासी कन्हैया जिसको कुछ नहीं मिला। एक आपने देखा होगा पानी में मूर्छ रखने के नाम से इसको गला काट करके मार दिया गया। मारा कि नहीं मारा? आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कोई वहां पर कोई मुआवजा नहीं, ना कोई कार्रवाई, ना कोई नौकरी, क्योंकि वो एससी समाज का था। आपने देखा होगा नेमावर में एक ही परिवार की मां और 2 बेटियां और 1 बेटा और एक एससी समाज की बेटी जो उनके साथ में खेतों पे गई थी, उनके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और उस भूमिधारी ने जेसीबी से खड्डा खोद करके 4 महिला और 1 बेटा 5 का नंगे कपड़े करके एक ही खड्डे पे ऊपर एक के ऊपर एक लाश दबा दी गई। 18 दिन बाद एनडीटीवी वाला जाता है, उस पूरे मामले को जगाता है और सरकार हर घर पे आती है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता है। ना उनके परिवार को कोई मुआवजा मिलता है, ना उनके परिवार को कोई सहारा मिलता है, ना न्याय मिलता है, ना नौकरी मिलती है। आज देश में जो व्यवस्था चल रही है सक्षम लोगों की है, जो एसटी, एससी और माइनॉरिटी और ओबीसी को जो दबाता है, उन लोगों को खत्म करने की साजिश चल रही है। अभी आपको एक और उदाहरण बताता हूं, जो हमारे यहां पर डीलिस्टिंग का मामला चल रहा है। डीलिस्टिंग क्या है? डीलिस्टिंग वो है कि आदिवासियों को कम करो, इनकी संख्या को बांटो, इनकी संख्या को आपस में लड़ाओ। आज अगर आपको 12% रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो आपकी संख्या के हिसाब से मिल रहा है। अगर आपकी संख्या कम करने के लिए उन्होंने डीलिस्टिंग किया, उनका हम तो आदिवासी जाति से है ना, जाति से हम आदिवासी है, आरक्षण जाति से मिलता है। लेकिन जिन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया उन आदिवासियों को बाहर करो, और हमारे देश में कम से कम 40% आदिवासी धर्मांतरित हो चुके हैं। जब 40% आदिवासी आपसे अलग हो जाएंगे तो आपका रिजर्वेशन घट करके 12 से घट करके आपका आ जाएगा 6% पर, यानी कि आपको आरक्षण कितना 6% मिलेगा। यही नहीं, केंद्र सरकार आपको 8% रिजर्वेशन दे रही है, वो घट करके आपका 3% पे आ जाएगा। आपके सरपंच जो आपका आज की तारीख में 12% रिजर्वेशन है सरपंचों का इस क्षेत्र में, वो घट करके आपके 7% पे आ जाएगा। प्रधान आपके 7% बनेंगे, 6% बनेंगे। आपके सांसद विधायक राजस्थान से 3 से 4% बनेंगे। सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी। यह डीलिस्टिंग आपको लड़ा करके आपस में बांटने का काम करे। एक और दूसरा कानून जो अभी अभियान चला रखा है सब जगह, जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन, ये किसका है? आरएसएस का संगठन है और वो चला रहा है। वो क्या कह रहा है? उनके पीछे जो लॉजिक यह है कि जिस आदिवासी के या जिस इंसान के 2 से अधिक संतान है, उनका मतदाता सूची से नाम हटा दीजिए। जब मतदाता सूची में और सबसे ज्यादा अगर किसी के 2 से अधिक संतान है, भीलों की है, एससी समाज की है, माइनॉरिटी की है, जो गांव में रहते हैं इनकी है, अगर उनका मतदाता सूची से नाम निकल जाएगा, वो भविष्य में कभी भी इस देश की नागरिकता लेने में, क्योंकि आज मतदाता सूची ही तो आपकी नागरिकता निर्धारित कर रही है। मतदाता सूची ही आपकी मूल निवास है कहाँ का है ये तय करने का आधार बन चुका है। आप कहीं भी जाइए, आपको राशन, मुफ्त राशन अगर लेना है तो आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। आज इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास को भी अगर सरकारी सहायता लेनी है, कोई अनुदान लेना है तो आपका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। लेकिन
हमारे समाज विरोधी लोग हैं, जो आदिवासी विरोधी लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि आदिवासियों को कोई सरकारी सहायता मिले, उनको मकान मिले, इनको छात्रवृत्ति मिले, इनको नौकरियां मिले, ये नहीं चाहते, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। हमको समझना होगा कि यह जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में जिस तरह से उनका मिशन है, हमारा मतदाता सूचियों से नाम हटाने का, उस मिशन का हमको विरोध करना पड़ेगा। हमें डीलिस्टिंग का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि डीलिस्टिंग से हमारा जो हक है वो छीना जा रहा है। साथियों, आज पूरे देश में हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आपको एक मांग पत्र जो उनका था, ये 2013 में कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक टीएसपी कहते थे, उन्होंने अशोक गहलोत को एक मांग पत्र दिया था कि स्वर्ण समाज को 30% आरक्षण दिया जाए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनको टीएसपी क्षेत्र में 50% आरक्षण दिया था। ये सभी विधायकों के जिन्होंने ये मांग पत्र दिया था उसके ऊपर हस्ताक्षर है। और वो कौन थे? शंकर लाल जी आहारी, राहिया मीणा, सुरेंद्र कुमार बामणिया, लाल शंकर घाटिया, अर्जुन बामणिया, जो वर्तमान में अभी केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे कई सारे थे, कांता ग्रासिया, नगराज मीणा, ये उन्होंने मांग करी थी। और उदयपुर संभाग में 50% आरक्षण स्वर्ण समाज को दे दिया गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, जबकि संविधान में कहीं भी स्वर्ण को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, पर दे दिया। और कौन? हमारे लोग जाकर के कह रहे हैं कि इनको दे दो, तो हम कहां जाएंगे मेरे भाई? यही नहीं, एक और अखबार चलता है, समता ज्योति, आपने देखा होगा। करणी सेना राजस्थान में बार बार मांग कर रही है कि आरक्षण खत्म करो। यह अखबार कह रहा है आरक्षण खत्म करो। सारे के सारे दूसरे जो है उच्च वर्ग के लोग ही कहते हैं आरक्षण खत्म कर दीजिए। जिस समाज को बरसों से आपने कुचला, जिस समाज को आपने बरसों से जख्म दिए, और जख्म कौन से दिए? बलात्कार के जख्म, चोरी के झूठे आरोप, लूट खसोट के झूठे आरोप, और पढ़ाई हमको नहीं करने दी, हमारा सम्मान नहीं होने दिया, हमको जंगलों और खेतों में डोल कर हमको स्कूलों तक नहीं पहुंचने दिया। वो जख्मा आज तक हमारा आदिवासी समाज झेल रहा है। हमारे आरक्षण विरोधी लोग हैं जो हमारे समाज की रीतियों नीतियों का विरोध करते हैं, जो हमारे समाज की एक सार्वजनिक परंपरा है कि हमारा समाज जो फिर मिलकर के तय करता है, उस समाज के ऊपर हावी होने का काम करते हैं, या उस समाज के ऊपर एक अपना एजेंट बेच करके अपनी बात मनवाने का काम हमारे समाज के ऊपर थोपते हैं। ऐसे लोगों का हमको विरोध करना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब हम संगठित होंगे। साथियों, इसके संबंध में लिटरेचर आपको बता दूं, जो जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से जो अभियान चला रहे हैं, उन्होंने एक किताब निकाली है, भारत की अनुसूचित जातियां धर्मानुसार सांख्यिकी एवं प्रतिनिधित्व। ये किताब निकाली थी, और ये किताब किसने निकाली थी? जनजाति सुरक्षा मंच ने, वो भारत में काम करता वो आरएसएस का संगठन है। यह डीलिस्टिंग का मुद्दा 1967 में कांग्रेस के सांसद कार्तिक उरांव थे, उन्होंने इसको लोकसभा में पेश किया था, और इसकी अंतिम बहस का दिन था। उस दिन ये कांग्रेस की सरकार यहां से उनको वो सरकार गिर गई थी। आज वही कांग्रेस का एजेंडा है, और आज आरएसएस इस एजेंडे को लेकर के पूरे देश में मुहिम चला रखी है, और हमारे सांसदों ने लोकसभाओं में इसका बिल पेश कर रखा है, लेकिन वो बहस में या पटल पे नहीं पहुंचा है। हमको संगठित होना पड़ेगा। अगर हम संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में आप समझ लीजिएगा आपका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। 2024 इनका लक्ष्य है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप शूद्र बनना चाहते हैं? क्या आप अत्याचार झेलना चाहते हैं? क्या आप दुखी जीवन जीना चाहते हैं? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरियां दिलाना नहीं चाहते? तो मैं कहता हूं आप उनके साथ हो जाइए। अगर आपको सम्मान चाहिए, ये पुराने जितने जख्मा आपको दिए हैं, वो जख्मा आपको अगर मान लो मरहम अगर उसके ऊपर लगाना है, तो आपको संगठित होना होगा। आदिवासी समाज को कैसे बैनर तले आपको आना होगा। इस देश में आज आदिवासी इतना हाशिए पे है, अगर कोई आवाज उठाता है उसको नक्सली कह दिया जाता है। जो कोई मुस्लिम भाई अपने हक की बात करता है उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। जो भाई एससी समाज का है और अपने हक की बात करता है, उसको न जाना है जातिवाद के दुनिया भर के आरोप लगा करके उसको खत्म कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है।
आज भारत के संविधान ने आपको अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रता बोलने का अधिकार दे रखा है, लेकिन बोलने वाले को जेलों में डाल दिया जाता है। मांग करने गए हमारे किसान, करीबन 1000 किसान वहां लाल किले पर 1 साल तक आंदोलन चला और 1000 किसान मारे गए। उनके पर गाड़ियां चलाने वाले पर कोई मुकदमा नहीं होता है, और विरोध करने वालों को, जो हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। राजस्थान की बात करें हम, डूंगरपुर में काकड़ुगी प्रकरण में हजार आदिवासी भाइयों को जेलों में डाल दिया गया, मुकदमे दर्ज कर लिए गए। बात क्या थी कि हमारा जो हमको पास किया है तो नौकरी दे दो, हमारे हक क्षेत्र की सीटें हैं उसको नौकरी दे दो, इस बात की मांग थी। और बदले में षड्यंत्र मुकदमा चला करके हमको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन कान खोल करके सरकारें सुन ले कि आदिवासी जाग चुका है, यह आदिवासी समझ चुका है कि हमारे साथ दोहरा दर्जे का व्यवहार मत कीजिए, हमारे साथ में सम्मानपूर्वक व्यवहार कीजिए। हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, मानवता कम से कम पैदा कीजिए तुम्हारे दिलो दिमाग में। अगर आप मानवता नहीं लाते हैं तो आपको हम पर राज करने का अधिकार नहीं है। आप आदिवासी क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, इज्जत से जीना चाहता है। इस देश का असली अगर कोई मालिक है, इस देश का असली कोई हितैषी है, इस देश का कोई असली राष्ट्रवादी है तो ये आदिवासी है। ये नकली राष्ट्रवाद लेकर के आदिवासियों को लूटना बंद कीजिए। आदिवासियों की जमीनें लूट करके आप विस्थापित करते जा रहे हैं। आदिवासी समाज पिछड़ता जा रहा है, आदिवासी समाज दम घुट रहा है, लेकिन उनको दया नहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, जिस राज को दया आदिवासियों के प्रति नहीं है, ऐसे राज को उखाड़ फेंकना होगा। अगर ये राज उखाड़ नहीं पाता है तो निश्चिततः आपको उखड़ना पड़ेगा। अब फैसला आपको करना है, आपको उखड़ करके बाहर जाना है या फिर आपके दुश्मनों को उखाड़ के फेंकना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। साथियों, मैं अंत में, हालांकि मेरे पास मटेरियल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि हमारे बाद में भी बहुत सारे वक्ता हैं और ये वक्ता मेरे से भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैं पूरा लिटरेचर लेकर के चलता हूँ और लिटरेचर इसलिए लेकर आता हूँ कि आप इसको समझेंगे, समझ करके समाज के उन हमारे बुजुर्गों को, उन हमारे युवाओं को, उन हमारी माताओं और बहनों को जो समाज के प्रति चिंता करती हैं, आने वाली पीढ़ी के प्रति चिंता करती हैं, उनके लिए आप एक खुराक बन करके खड़े होंगे। लेकिन मंच पर विराजमान सभी लोग और सामने बैठे तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के विरोधी लोग हैं, अगर उनकी तुम दलाली करोगे, उनके साथ जाओगे तो खुद आपके रास्ते में आपके बेटों के लिए कांटे बो रहे हो, और कल आपका बेटा वो कांटों के रास्ते पे उलझ जाएगा, आपका सम्मान नहीं होगा। अब बड़ा कांटे बोना चाहते हैं या समाज के पाले में रहकर के समाज के हितों की रक्षा करना चाहते हो, यह आपको तय करना है। आज यही नहीं, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आप खेतों में काम करते हैं, पत्थर जमी जमीन को चीर करके एक करके 36 कण पैदा करते हैं और पूरी दुनिया के लोगों को आप जिंदा रखते हैं, और आपके बच्चे भूखे सोते हैं। होता है कि नहीं होता है? हमारे बच्चे भूखे सोते हैं क्योंकि हम कपड़ा खरीदने के लिए, तेल साबुन खरीदने के लिए हम अनाज बेच देते हैं और हमारे लोग कंट्रोल की दुकान पे लाइन लगा करके चलते हैं। आने वाला समय एक ऐसा समय आ रहा है जो आपके लिए और हम सब के लिए पूरी तरह से, आज लोग पहले क्या आंदोलन करते थे, हमको नौकरी दो, लोग आंदोलन करते थे हमको काम दो, लोग आंदोलन करते थे महंगाई खत्म करो, लोग आंदोलन करते थे हमको हमारे गांव में स्कूल चाहिए, स्कूल खोल दो, लोग आंदोलन करते थे हमारे यहाँ मास्टर चाहिए। लेकिन आज स्थिति हमारी ये हो गई है कि आप मास्टर के लिए भी मांग नहीं कर सकते, आप मजदूरी की मांग नहीं कर सकते, आप नौकरी की मांग नहीं कर सकते, आप पानी की मांग नहीं कर सकते, आप बिजली की मांग नहीं कर सकते। अगर करोगे तो ये सरकार है वो आपको किसको पूछ करके आपने आंदोलन किया, मुकदमा दर्ज करेगी। बोलने का अधिकार छीन लिया, मांग करने का अधिकार छीन लिया, और अब तो सीधा सा ये है कि कौन बोल रहा है उसको मुकदमों में उलझा दो। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, आज बेरोजगारी आपने देखी होगी, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म, किसानों के बिजली का मुद्दा खत्म, पानी का मुद्दा खत्म, स्कूलों का मुद्दा खत्म, कर्मचारियों की भर्तियों का मुद्दा खत्म।
कुल मिलाकर के हमारे क्षेत्र को खत्म करने का जो साजिश और षड्यंत्र जो चला जा रहा है, वो षड्यंत्र आपके लिए और हमारे सबके लिए घातक है। इसलिए मेरा आप सबसे बहुत बहुत मेरी बात को सुना, इसलिए मैं आपको हार्दिक जोहार करता हूं। और ध्यान रखना कि आज जोहार शब्द ही आदिवासी को एक करेगा। और जोहार आदिवासी, जोहार का मतलब क्या है प्रकृति पूजा हमारे पहले साथियों ने बता दिया, लेकिन ये आदिवासी सभी धर्मों का बाप है। इस आदिवासी मानव ने, आपने देखा होगा, जो कोई पढ़े लिखे हैं डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम होगा कि जो हमारा भ्रूण होता है ना पेट में, वो आपके बीज के सेम के फली का बीज होता है ना, इसी आकार का होता है। यह मूल वतनी, राष्ट्रवादी, यह आदिवासी इस सृष्टि का निर्माता है और इस सृष्टि का सम्मान करता है। हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग जो सृष्टि से प्रेम नहीं करते, वो हमको उजाड़ना चाहते हैं, वो हमारी रोजी छीनना चाहते हैं, वो हमारा सम्मान छीनना चाहते हैं और हमारे साथ छल कर रहे हैं। इन सरकारों ने हम आदिवासियों को इतने जख्म दिए हैं कि जख्म पर पट्टी लगाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए हमारे समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा। और ये विश्व आदिवासी दिवस ही आपका एक माध्यम है, जहां पर सभी विचारधाराएं छोड़ करके आप समाज के जाजम पे एक हो जाइए और बैठिए। हमको राजनीति नहीं करनी, हमको हमारे समाज को मजबूत करना है। और एक और बता दूं राजनीति की बात, भाजपा को क्या कहा जाता है? ये बनियों की पार्टी है। कांग्रेस को कहा जाता है ये मुस्लिमों की पार्टी है। तो आदिवासी कहां जाएगा? आदिवासी कहां जाएगा? आज अगर आपको सम्मान पाना है तो CST माइनॉरिटी ओबीसी को आप पाना पड़ेगा। और आप एक नहीं होंगे तो ये जो चंद लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो आपके ऊपर शासन करते रहेंगे और आप जूते खाते रहेंगे। इसलिए पुनः आपको खूब खूब जोहार, मेरी बात को सुना इसके लिए। और आप अपना नंबर देंगे, मैं पूरा लिटरेचर आपके ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। और आपके आत्मसम्मान के लिए कुछ लोग हमारे बीच में भी आएंगे, वो कहेंगे हम असली है, आप नकली हो, ये भी कहेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आज भारत का आदिवासी राशन की दुकान से जिंदा है, आज भारत का आदिवासी जल जंगल जमीन से जिंदा है। और आपका यहाँ पर मुद्दा बहुत बड़ा तेज चल रहा है। आज आदिवासी बिजली का बिल भर रहा है, जबकि बिजली आपके उत्पादन के साधन, आपकी जमीन से जो कोयला निकलता है उससे आपकी बिजली बनती है, दिल्ली में नहीं बनती है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी मिल सकता है, तो यहाँ के आदिवासी को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता? आपका साधन है वहां तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, जब जिनका साधन नहीं है उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो ये सारी स्थितियां जो बनती जा रही है, वो हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली भविष्य की पीढ़ी, जो हमारा आज जो बच्चे, जो हमारा बुढ़ापे का सहारा है। नोट कर लीजिए मेरे माताओं, बहनों और युवाओं, अगर ये बुढ़ापा आपका सुधारना है तो आपको बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, आपके बच्चों का रोजगार होगा, तो फिर आपको वो बुढ़ापा आपका सुखी निकलेगा। नहीं तो आपका बेटा बेटी अगर बेरोजगार होगा, कुछ कमाएगा धमाएगा नहीं, अगर बाप बीमार पड़ा, उसके पास जेब में अगर बाप का इलाज कराने का पैसा नहीं है, तो नोट करना, आने वाली बहू क्या कहेगी? तो तारे आए ने, तारे डोहा ने तो चिंता करे है, मारे सोरा ने बुके मरे है, कपड़ों नहीं है। ये बागड़ी बोल रहा हूं, समझ में आए? कोई बात नहीं आ रही, मैं हिंदी भी व्याख्या करूंगा। वो कहेंगे, औरत कहेगी, वो औरत तो पराई है, तुम्हारे माँ बाप का सम्मान नहीं करें, कहेंगे ये नट्टा तो मैं पढ़ियो खड़ा पर मारे सूरज ने नांगा फरे हैं, तारे बाप ने हुआ लेगा, तारे बाप ने इलाज करावे तो मोदा सूरज दिन गई पिए नहीं जाएगा, अपने घर पर मैं रोटा नहीं मरेगा। एक और उदाहरण लेना चाहता हूं मैं, माता बहनें सब अच्छी तरह जानते हैं, और अपने यहाँ पशु भी बहुत देखे होंगे। वो नाम नाम मैंने गलुड़ा सेमोने पड़ेगे, सेमोने जानो छोटे आप बेदारा जिलों ने तो जूबी पड़ी, मुनकाम पड़े कि नहीं पड़े? पड़े क्या? आपने जूबी मारी ना कहा है, इसलिए मारते हैं कि ये जू है, ये गलुड़ा है, वो पशु का खून पी रहा है, ये जू है इंसान का खून पी रही है, इसलिए आप मारते हैं। आप क्यों मारते हैं? आपको कमजोर कर रही है। और दूसरे लोग जो आदिवासी समाज का खून पी रहे हैं, जो दूसरे लोग आदिवासी समाज का खून के साथ साथ में उन पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर वो लोग आपका शोषण बंद नहीं करेंगे तो आप दुबले दुबले रवाना हो।
त्याला काय काम नाही करता है लाल टमाटर जेव्हा गायला है 70 साल में भी जवान ने जवान देखे ना साल थाजे ने ते साहब डोलता थाजे ना आता में लागड़ी अभी जाए। ये हाल हमारे आदिवासी पे जो हो रहा है वो शोषण की वजह से हो रहा है। शोषण के खिलाफ भी आपको खड़ा होना होगा। यही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। बोलो जय जोहार जोहार। अरे मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे में जमीन है, अगर तुम्हारे थोड़ा बहुत भी आदिवासी है तो बनिए दिल से जय जोहार करना है। आदिवासी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। माताओं को तो चिंता ही नहीं है कि इनका या हुगरी गया तो हमारे तो लीला लहर है। पर माता सबसे पहला हमला तुम पर होने वाला है, इसलिए आप भी बोलिए अरे जय जोहार करना है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार करना है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आदिवासी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत जोहार। जय आदिवासी, जय प्रदेश।